एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। ये बात बिल कॉस्बी ने कही थी। कामयाबी का मतलब यह नहीं कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करें, पर हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम जितने ज़्यादा लोगों को खुश करेंगे हम उतने ज़्यादा सफल होंगे, पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई सर्कस के जोकर नहीं हैं जो हम सबको खुश करेंगे। आपकी लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, आप इसे अपने हिसाब से जियो और खुलकर जियो। आज हम एक ऐसी ही फेमस पर्सनैलिटी की बात करेंगे जिसने अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी और अपनी लाइफ में इतनी उपलब्धियां हासिल करी जिसे शायद ही बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की उम्र में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन था, जिसे हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आप अब्राहम लिंकन को असफल मानेंगे? अब्राहम लिंकन शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन उनके लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। डॉन गैबल, जो एक फेमस रेसलिंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो कहते हैं, जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरा प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और ज्यादा मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वह थककर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतनी ज्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग ना हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने के बजाय हार से डरकर अपना जोश गंवा देते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वालों को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है, और हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। ये बात हमें जॉर्ज एलन ने कही है। इस बात को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, और उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो और भी मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी जिंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीकों पर हमारा नियंत्रण होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है नजरिए का महत्व। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वह उसे बढ़ाने के लिए
गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसी हालत में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है? सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है जीत हासिल करने के तरीके। बायोलॉजी के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि कैटरपिलर तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपनी जिंदगी पर भी यही उसूल लागू कीजिए। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है हमें कौन सी चीज पीछे ढकेल रही है। एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी तेजी से चल रहा था क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद
वह सारी दोपहर चलता रहा, क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। अपने लालच की वजह से वह उस जगह से काफी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त जो जो करीब आता जा रहा था, वह उतनी ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थककर हांफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही जरूरत पड़ी। इस कहानी में काफी सच्चाई और एक सबक छिपा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है प्रेरणा, खुद को और दूसरों को हर रोज प्रेरित करना। एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने लगातार आता था, लेकिन वह कभी टीम में शामिल नहीं हो सका। जब वह प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे। मैच शुरू हुए तो वह लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया। वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों के दौरान भी नहीं दिखा, लेकिन वह लड़का फाइनल मैच के दिन आया और उसने कोच के पास जाकर कहा, आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाड़ियों में रखा और कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपा करके आज मुझे खेलने दे। कोच ने कहा, बेटा मुझे दुख है कि मैं तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा यह फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने मिन्नत करते हुए कहा, सर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दें। कोच ने इससे पहले लड़के को कभी इस तरह विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटे, जाओ खेलो, लेकिन याद रखना कि मैंने यह निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहना ना होगा कि वह उस मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूं? मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा। यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? लड़के ने जवाब दिया, कोच आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़कर उस जगह को देखा जहां उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी वहां बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहां पर किसी को नहीं देख रहा हूं। लड़के ने उत्तर दिया, कोच मैंने आपको यह कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वह मुझे ऊपर से देख रहे हैं। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती है। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाले पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचा देने के एहसास से होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनाने की जरूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रखकर सुबह शाम पढ़ा कीजिए। 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं हैं
मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब है लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दें और हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव और स्वामित्व की भावना जन्म लेती है, वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का अभाव आदमी के उत्साह को घटाता है। मान्यता बाहरी चीज है क्योंकि यह बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका इजहार आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अपने अंदर होती है। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है आत्मसम्मान, सकारात्मक नजरिया विकसित करना। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। इस बात को हम एक कहानी से समझेंगे। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद ही होने वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलें उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिलें लूंगा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वह अधिकारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां पर सूट और टाई पहने मौजूद था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। उसके बाद उसने 6 महीने पहले घटी घटना का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे दान देने के बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिलें उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया। भिखारी की जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जाग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारे काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, जिंदगी में हमारी उपलब्धियों, यानी हर चीज पर काफी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से जिंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी जिंदगी बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सब का मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना जरूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जिंदगी का सामना आशावादी नजरिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने
और उस पर अमल करने से पैदा होता है। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है आपसी मेलजोल का महत्व, खुशनुमा शख्सियत का निर्माण। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नेसी पेड्रेस्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वे अपने पढ़ाई और रहने के खर्चे में लाएंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों यह एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक करारनामा भी दिया और कहा कि वे यह बाकी रकम कमाकर जल्दी से जल्दी उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का भी अंत दिखने लगा, लेकिन पेड्रेस्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वह करारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा, इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनताने के तौर पर ले लो, बाकी बची रकम मैं ले लूंगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पेड्रेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था और वह था यूएस फंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर। हूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेड्रेस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं मिस्टर पेड्रेस्की, आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है। यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इन 25 तरीकों की। पहला स्टेप है जिम्मेदारी स्वीकार करें, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली आती है जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वे अपनी उन्नति का दरवाजा खोल रहे होते हैं। जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार है और यह उसकी समझदारी और मैच्योरिटी को दिखाता है। जिम्मेदारी कबूल करने की भावना हमारे नजरिए और उस माहौल की छवि होती है जिसमें हम काम करते हैं। ज्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तो उनसे उसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए आपका मकसद जिम्मेदार व्यवहार का विकास होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 2, औरों की परवाह, सो कंसीडरेशन। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा 65 सेंट्स की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़का अपना आइसक्रीम खाया, पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो उसने जो कुछ देखा
वह बात उसके मन को छू गई। वहां 10 सेंट्स टिप के रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया। उसने संवेदनशीलता दिखाई थी। उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचें तो यह दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों का ख्याल करें और नम्रता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना यह दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप 3। सबकी जीत के बारे में सोचें। थिंक विन विन। एक आदमी के मरने के बाद सेंट पीटर ने उससे पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में। उस आदमी ने पूछा कि फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगहें देख सकता हूं। सेंट पीटर पहले उसे नरक में ले गए। वहां उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह की खाने की चीजें रखी थी। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतार भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहां कोई हंसी खुशी न थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियां बंधी थी जिनसे वे मेज के नीचे पर पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहां भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज पर ढेर सारा खाना लगा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी जिनके हाथों में 4 फुट लंबी छुरी और कांटे बंधे हुए थे। ये लोग खाना लेकर मेज की दूसरी तरफ से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जिसका नतीजा था खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि। वे लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे थे बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। अगला स्टेप है स्टेप 4। अपने शब्दों को सावधानी से चुने। चूज योर वर्ड्स केयरफुली, क्योंकि मुंह से निकलने के बाद शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी रिट्राइव्ड। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उससे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ और सभी पंख थैले में भर लाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ गए थे। जब वह खाली थैला लेकर लौटा तो पादरी ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। तुमने बात तो आसानी से कह दी, लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते। इसलिए शब्दों के चुनाव में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जिसका नाम है स्टेप नंबर 5। आलोचना और शिकायत ना करें। डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। जब मैं आलोचना की बात करता हूं तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है। हम आलोचना क्यों ना करें? जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो जाता है। एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैक सीट ड्राइवर की तरह होता है। क्या इसका मतलब है कि हमें कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, या हम सही आलोचना कर सकते हैं? अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जिसका नाम है स्टेप नंबर 6। मुस्कुराएं और दयालु बने। स्माइल एंड बी काइंड। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर यह बहुत कुछ रचती है। यह पाने वाले को खुशहाल करती है, देने वाले का कुछ घटता नहीं। यह क्षणिक होती है, लेकिन यह यादों में सदा के लिए रह सकती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला ले, और कोई इतना गरीब नहीं कि इसके फायदे को ना पा सके। यह घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, और यह दोस्तों की पहचान है। यह थके हुओं के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी, उदास के लिए सुनहरी धूप, और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा। तभी
ना तो यह भीख में, ना खरीदने से, ना उधार मांगने से और ना चुराने से मिलती है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो तब तक किसी के काम की नहीं जब तक आप इसे किसी को दे ना दें। दिन भर की भागदौड़ में कुछ परिचित हो सकते हैं कि इतने थके हो कि मुस्कुरा ना सकें, तो उन्हें अपनी ही मुस्कान दीजिए। किसी को मुस्कान की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी कि उसे, जो खुद किसी को अपनी मुस्कान ना दे सके। खुश मिजाजी अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है कि मुस्कान असली हो। त्योरियां चढ़ाने में मुस्कुराने से ज्यादा मांसपेशियां खिंचती हैं, इसलिए त्योरियां चढ़ाने से मुस्कुराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है। एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं, सिवाय उससे भी बड़े चिड़चिड़े के। हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं। इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप 7। दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। पुट पॉजिटिव इंटरप्रेशन ऑन अदर पीपल्स बिहेवियर। पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग एक भ्रम के शिकार हैं। वे समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने से हमें शख्सियत को आकर्षक बनाने का अच्छा मौका मिलता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा कितनी ही बार होता है कि हम फोन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से 2 दिन तक जब कोई जवाब नहीं आता, तब पहली बात हमारे मन में यह आती है कि उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई या उन्होंने मेरी परवाह ना की। यह नकारात्मक सोच है। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो मगर हमारा नंबर ना मिला हो, उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो हमें ना मिला हो, उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो, उन्हें हमारा संदेश मिला ही ना हो, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। बेहतर है कि हम दूसरे व्यक्ति को संदेह का लाभ दे दें और यही सोचें कि उसकी गलती नहीं थी और अपना काम सही तरीके से जारी रखें। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप 8। अच्छे श्रोता बने। बी अ गुड लिसनर। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम कितनी परवाह करते हैं। हम जब दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने वाला नजरिया दिखलाते हैं तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब वह महत्वपूर्ण महसूस करता है तो क्या होता है, उसका हौसला बढ़ जाता है और वह हमारी बातें सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तैयार होता है। खुले दिल वाला होना ही एकमात्र विश्वसनीय पहचान है, खुले कान वाला होना भी। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप 9। उत्साही बने। बी एंथुजियास्टिक। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप 10। ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। गिव होनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का कहना है कि इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफ दे हो सकता है। कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं है। हो सकता है कि कई बार ये सिर्फ कमियों को ढकने के लिए माफी मांगने का एक जरिया हो। कई बार लोगों को पूरा समय ना दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज्यादातर लोगों में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफी गहरी होती है। यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 11। जब हम कोई गलती करते हैं
तो उसे कबूल करते हुए बढ़ें। When you make mistake, accept it and move on। जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार ना आए। यह जीने की अच्छी फिलॉसफी है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं लेकिन कभी सीखते ही नहीं। गलतियों से सीखना चाहिए। गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। अपनी गलती के लिए ना तो किसी पर दोष लगाएं और ना ही बहाने बनाएं। इस पर अड़े ना रहें। जब हम अपनी गलती महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि उसे स्वीकार करके माफी मांगे। अपनी सफाई ना पेश करें, क्योंकि गलती स्वीकार करने से दूसरा व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जिसका नाम है स्टेप नंबर 12। तर्क करें पर तकरार ना करें। डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। तकरार और बहस से बचा जा सकता है, और थोड़ी सावधानी बरतकर इंसान मन की बहुत सी तकलीफों से बच सकता है। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पढ़ाई न जाए। बहस एक ऐसी चीज है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम एक बहस में जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकरी, ग्राहक, दोस्त या जीवन साथी खो देते हैं तो यह कैसी जीत है? बिल्कुल खोखली। बहसबाजी झूठे अहंकार से पैदा होती है। बहस करना हारी हुई लड़ाई को लड़ने के समान है। अगर कोई जीतता भी है तो उसे हासिल होने वाली चीज से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जज्बाती लड़ाइयाँ हमारे जीत जाने के बाद भी दिलों में दर्द छोड़ जाती है। बहस में दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले होते हैं। बहसबाजी केवल अहंकार की ऐसी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे पर चिल्लाने की होड़ सी लगी होती है। जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है वह तो बेवकूफ है ही, लेकिन उससे भी बड़ा बेवकूफ वह है जो उससे बहस करता है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 13। पीठ पीछे बातें ना करें। डोंट गॉसिप। याद रखें, जो लोग हमारे सामने दूसरों की बातें करते हैं वे हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी बातें करते हैं। गप हाँकने और झूठ बोलने के बीच करीबी रिश्ता है। एक गप्पी बातें सुनाता तो जल्दबाजी में है, मगर उन्हें मजे ले लेकर सुनाता है। वह अपने काम पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ना तो उसके पास काम होता है और ना ही दिमाग। गप्पी की दिलचस्पी काम की बातों से ज्यादा उड़ती खबर को सुनने में होती है। गप मारना एक ऐसी कला है जिसमें कुछ खास कहा भी नहीं जाता और ना ही कुछ अनकहा छूटता है। किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीजों के बारे में बातें करते हैं और महान लोग विचारों के बारे में बातें करते हैं। गप मारने से किसी के चरित्र की निंदा और बदनामी भी हो सकती है। गप सुनने वाले उतने ही दोषी हैं जितने कि गप मारने वाले। गप हाँकने वाला अक्सर अपनी ही बातों के जाल में फंस जाता है। गप्पी इंसाफ का आदर नहीं करता, वह दिलों को तोड़ता है, जिंदगियों को तबाह करता है। वह धूर्त और दुर्भावनाओं से भरा होता है। वह असहाय और कमजोर इंसान को अपना शिकार बनाता है। गप की रोकथाम मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी ना तो कोई शक्ल होती है ना ही नाम। गप लोगों की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाती है, सरकारों का तख्ता पलट देती है, वैवाहिक जीवन में दरार डाल देती है, कैरियर बर्बाद कर देती है, निर्दोषों को रुलाती है, दिलों को चोट पहुंचाती है और नींद उड़ा देती है। गप मारने से बचें। याद रखें, छोटे मुंह वाले बड़ी बातें करते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है 14th स्टेप। अपने वादे को वचनबद्धता में बदलिए। टर्न योर प्रोमिसेस इनटू कमिटमेंट्स। वादा और वचनबद्धता में क्या अंतर है? वादा इरादे को जाहिर करता है। वचनबद्धता का मतलब यह होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो,
मैं गैर कानूनी और अनैतिक बातों को शामिल नहीं कर रहा हूँ। वचनबद्धता चरित्र की देन होती है और विश्वास को बढ़ाती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर लोग एक दूसरे को दिए गए वचन को ना निभाए तो यह संसार कैसा होगा? फिर इनके बीच कैसा रिश्ता होगा? पति पत्नी के बीच, मालिक और कर्मचारी के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच, खरीदार और बेचने वालों के बीच, छात्र और शिक्षक के बीच। वचनबद्धता के बगैर रिश्ते छिछल्ले और खोखले होते हैं। ये सुविधा पर निर्भर होते हैं और इसलिए थोड़े समय तक ही टिकते हैं। वचनबद्धता के बिना आज तक कोई स्थायी चीज नहीं रची जा सकी। वचनबद्धता कहती है, अनजाने भविष्य में मैं स्थिर हूं। बहुत से लोग वचनबद्धता को बन जाना समझने की भूल करते हैं। वास्तव में यह सच नहीं है। वचनबद्धता हमारी आज़ादी नहीं छीनती। वास्तव में यह हमको और आज़ादी देती है, क्योंकि इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण वचनबद्धता अपने मूल्यों के साथ होती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हमारे मूल्य अच्छे हों। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक ऐसे नेता को समर्थन देने का वचन देता हूं जो बाद में एक चरस गांजे का व्यापारी बन जाता है, तो क्या मुझे अपना वचन निभाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वचनबद्धता सुख और दुख में रिश्तों की मजबूती बनाए रखती है। यह इंसान की शख्सियत और रिश्तों में झलकती है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 15। एहसान तो माने, लेकिन दूसरे से एहसानमंद होने की उम्मीद ना करें। बी ग्रेटफुल बट डोंट एक्सेप्ट ग्रेटिट्यूड। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 16। भरोसेमंद और वफादार बने। बी डिपेंडेबल एंड प्रैक्टिस लॉयल्टी। पुरानी कहावत है, एक छटाक वफादारी एक शेर चालाकी से ज्यादा अच्छी है। यह सर्वव्यापी और अटल नियम है। काबिलियत बहुत जरूरी है, लेकिन भरोसेमंद होना अनिवार्य है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियां हैं लेकिन वह भरोसेमंद नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। बचपन के दो ऐसे दोस्त थे जो स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि फौज में भी साथ ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया और दोनों ही एक ही यूनिट में थे। एक रात उन पर हमला हुआ। चारों तरफ गोलियां बरस रही थी। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज आई, हैरी इधर आओ, मेरी मदद करो। हैरी ने अपने बचपन के दोस्त बिल की आवाज फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे पास पहले से ही आदमी कम है। मैं अपने एक और आदमी को नहीं खोना चाहता। साथ ही बिल की आवाज से भी ऐसा लगता है कि वह बचेगा नहीं। हैरी चुप रहा। फिर आवाज आई, हैरी आओ, मेरी मदद करो। हैरी चुप बैठा रहा, क्योंकि कैप्टन ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी थी। वही आवाज बार बार आई। हैरी अपने आप को और ज्यादा रोक नहीं सका और उसने कैप्टन से कहा, कैप्टन, वह मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने बेमन से उसे जाने की इजाजत दे दी। हैरी अंधेरे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा और बिल को खींचकर अपने गड्ढे में ले आया। उन लोगों ने पाया कि बिल तो मर चुका था। अब कैप्टन नाराज हो गया और हैरी पर चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि वह नहीं बचेगा, वह मर गया और तुम भी मारे जाते। मैं अपना एक और आदमी खो बैठता। तुमने वहां जाकर गलती की थी। हैरी ने जवाब दिया, कैप्टन, मैंने जो किया वह ठीक था। जब मैं बिल के पास पहुंचा तो वह जिंदा था और उसके आखिरी शब्द थे, हैरी, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाएं तो उन्हें निभाना चाहिए। हमसे अक्सर कहा जाता है, अपने सपनों को साकार करो, मगर हम अपने सपनों को दूसरों की कीमत पर असलियत का रूप नहीं दे सकते। ऐसा करने वालों के पास चरित्र नहीं होता।
हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के लिए जिनकी हम परवाह करते हैं और जो हम पर निर्भर हैं, अपने निजी हितों का त्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 17। मन में मैल न रखें। अवॉइड बियरिंग ग्रजेस। कूड़ा इकट्ठा करने वाले ना बने। क्या हमने वह कहावत सुनी है, माफ तो कर सकता हूं लेकिन भूल नहीं सकता। जब एक व्यक्ति माफ करने से इनकार कर देता है तो वह उन सभी दरवाजों को बंद कर देता है जिन्हें खोलने की किसी दिन उसे जरूरत पड़ सकती है। जब हम मन में वैर और द्वेष का भाव रखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं? खुद अपने को। जिम और जेरी बचपन के दोस्त थे, मगर किसी कारण से उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। वे 25 साल तक एक दूसरे से नहीं बोले। जेरी मृत्यु शैया पर पड़ा था और दिल पर बोझ लेकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जिम को बुलवाया और माफी मांगते हुए कहा, हम एक दूसरे को क्षमा कर दें और पिछली बातों को भूल जाएं। जिम को भी यह बात अच्छी लगी। एक दिन उसने जेरी से अस्पताल जाकर भेंट करने का फैसला किया। उसने बीते पिछले 25 सालों को याद किया, अपने मतभेदों को भुलाया और कुछ घंटे साथ गुजारे। जब जिम जाने वाला था, जेरी पीछे से चिल्लाकर बोला, जिम, अगर मैं नहीं मरा तो याद रखना, यह माफी मानी नहीं जाएगी। द्वेष भाव रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है, द्वेष रखना व्यर्थ है। जहां एक तरफ द्वेष रखना अच्छी बात नहीं, वहीं बार बार चोट खाना भी अच्छी बात नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लालत है, तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो मुझ पर लालत है। जॉन कैनेडी ने एक बार कहा था कि किसी को माफ तो कर दो लेकिन उसका नाम मत भूलो। मैं निश्चय ही कह सकता हूं कि उनका मतलब यह था कि दोबारा ठगा जाना या धोखा खाना अक्लमंदी नहीं है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 18। सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। प्रैक्टिस होनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सिंसेरिटी। एक किसान एक बेकर को रोज एक सेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने यह परखने के लिए मक्खन एक सेर है या नहीं, उसे तोला और पाया कि मक्खन कम था। इस बात से वह गुस्सा हो गया और किसान को अदालत में ले गया। जज ने किसान से पूछा कि उसने तोलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया था। किसान ने जवाब दिया, हुजूर, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तोलने के लिए कोई सही बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, तो तुम मक्खन को कैसे तोलते हो? किसान ने जवाब दिया, इसने मक्खन तो मुझसे अब खरीदना शुरू किया है, मैं तो बहुत पहले से इससे एक सेर ब्रेड खरीद रहा हूँ। रोज सुबह जब बेकर ब्रेड लाता है तो मैं ब्रेड को बांट बनाकर बराबर का मक्खन तोलकर दे देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वह है बेकर का। जिंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। हम जब भी कोई काम करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मुझे जो पैसा मिलता है मैं उसके बराबर की मेहनत भी कर रहा हूँ? ईमानदारी और बेईमानी एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बेईमानी की प्रैक्टिस करते हैं और चेहरे पर जरा सी भी शिकन लाए बिना बड़ी आसानी से झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि सच क्या है यह भी भूल जाते हैं, मगर वे किसे धोखा दे रहे हैं? किसी और को नहीं बल्कि खुद को। ईमानदारी तहजीब से पेश की जा सकती है। कुछ लोग निर्दयी ढंग से ईमानदार होने पर गर्व महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ईमानदारी के बजाय उस निर्दयता में ज्यादा आनंद आता है। ईमानदारी बरतने में शब्दों के चुनाव और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 19। विनम्र बने, यानी कि प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो एक लकड़ी का गट्ठा उठाने की असफल कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका नायक भी वहीं खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा कि
वह उनकी मदद क्यों नहीं करता? नायक ने जवाब दिया, मैं इनका नायक हूं और मेरा काम इनको आदेश देना है। घुड़सवार अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उसने उस गट्ठे को उठाने में मदद की। उसकी मदद से वह गट्ठा उठा दिया गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस नायक से बोला, अगली बार जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की जरूरत पड़े तो तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब वह घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वह घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज वाशिंगटन थे। संदेश बिल्कुल साफ है, सफलता और विनम्रता हाथ में हाथ डाले चलती है। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। जरा इसके बारे में सोचिए। सादगी और विनम्रता महानता की दो निशानियां हैं। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 20। दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने। बी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। रिश्ते निभाने में हम सभी से गलतियां होती हैं। कभी कभी हम दूसरों की जरूरत के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, यानी कि इनसेंसिटिव, खासकर उनके प्रति जो हमारे बहुत करीबी हैं। फिर इससे मायूसी और नाराजगी पैदा होती है। मायूसी से बचने के लिए आपसी समझदारी जरूरी है। आपसी रिश्ते लोगों में पूर्णता होने की वजह से नहीं बनते, बल्कि वे आपसी समझदारी से बनते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से ज्यादा संतोष दूसरों का ख्याल रखने में मिलता है। इससे हमारी ख्याति अपने आप ही बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर बीमा है और जिसके लिए कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग समझदारी दिखाने और ख्याल रखने की कमी को पैसों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को समझना उन पर पैसे खर्च करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमको समझें तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम भी दूसरों को समझें। किसी के साथ संवाद कायम करने के लिए उसे समझना जरूरी है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 21। हर रोज शिष्ट बनने का अभ्यास करें। प्रैक्टिस कर्टेसी ऑन अ डेली बेसिस। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जिसका नाम है स्टेप नंबर 22। हंसाने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। डेवलप अ सेंस ऑफ ह्यूमर। कुछ लोग खुश मिजाजी किस्म के होते हैं। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालिए। इससे आप में अपनी कमियों पर भी हंसने की ताकत आ जाएगी। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिल अजीज और आकर्षक बना देती है। अपने पर हंसना सीखें, क्योंकि यह सबसे ज्यादा महफूज मजाक है। खुद पर हंसने से हमको गिरकर उठने की शक्ति मिलती है। सारी दुनिया में हंसी हर दर्द की कुदरती दवा है। हंसी मर्ज को मिटा भले ना सके, लेकिन उसके दर्द को बेशक कम कर सकती है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 23। दूसरों का मजाक ना उड़ाएं और ना ही उन्हें नीचा दिखाएं। डोंट बी सरकास्टिक एंड पुट अदर्स डाउन। घटिया किस्म के हंसी मजाक में ताने कसने, दूसरों को नीचा दिखाने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें शामिल होती हैं। जिस मजाक में दूसरों पर कसे जाने वाले ताने शामिल हो, वह घटिया किस्म का होता है। किसी चोट पहुंचाने वाले को माफ करना अपमान करने वाले को माफ करने से ज्यादा आसान होता है। जब किसी को शर्मिंदा होना पड़े, जब कोई दिल में दुख लेकर जाए, जब किसी महान चीज को छोटा बना दिया जाए, जब किसी की कमजोरी हंसी का कारण बने, जब किसी चीज को मजेदार बनाने के लिए बेअदबी की जरूरत पड़े, जब एक बच्चे को रुला दिया जाए और जब हर कोई हंसी में शामिल ना हो सके, तब वह एक घटिया जोक होता है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 24। दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। टू हैव अ फ्रेंड बी अ फ्रेंड। हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। तजर्बा यही बताता है कि कोई इंसान पूरा नहीं होता। कोई नौकरी हर लिहाज से अच्छी नहीं होती
और कोई जीवन साथी भी सभी गुणों से भरपूर नहीं होता। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तब हमारे हाथ एक तरह की परेशानी के बदले दूसरे तरह की परेशानी लगती है। पश्चिम में 20 साल तक रहने के बाद मैंने पाया है कि वहाँ तलाक की दर बहुत ऊंची है, और जब लोग दूसरी शादी करते हैं तो पाते हैं कि उनके नए जीवन साथी में पहले जीवन साथी वाली कमियां तो शायद ना हो, लेकिन दूसरे तरह की बहुत सी कमियां होती हैं। इसी तरह लोग नौकरियां बदलते हैं या कर्मचारियों को नौकरियों से यह सोचकर निकालते हैं कि बदले में बेहतरी मिलेगी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक कमी से छुटकारा पाया तो दूसरी गले पड़ गई। चलिए इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करें। तलाक और नौकरी से निकालने जैसे कदमों को पहला नहीं बल्कि आखिरी सहारा बनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 25। दूसरों की भावना को महसूस करें। शो एम्पैथी। दूसरों से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तोलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दूसरों की अनुभूतियों को समझना है। जिनमें यह गुण होता है वह खुद से यह सवाल पूछते हैं, मुझे तब कैसा महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। एक पिल्ला पपी। एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहां 4 पिल्ले साथ बैठे थे, जिनमें से हर एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा कि क्या वह उन्हीं बिकाऊ पिल्लों में से एक था और वह अकेला क्यों बैठा था। दुकानदार ने जवाब दिया कि वह उन्हीं में से एक है, मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा उसमें क्या कमी है। दुकानदार ने बताया कि जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब है और उसके पूंछ के पास के अंगों में भी खराबी है। बच्चे ने पूछा आप इसके साथ क्या करेंगे, तो उसका जवाब था कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि क्या वह उस पिल्ले के साथ खेल सकता है। दुकानदार ने कहा क्यों नहीं। बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला किया कि वह उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा यह बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जिद करने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 दिए और बाकी के $48 लेने अपनी माँ के पास दौड़ा। अभी वह दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दुकानदार ने जोर से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने डॉलर क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने ही डॉलर में एक अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाएं पैर से पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ब्रेस पहन रखी थी। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। इसी को दूसरों की भावनाएं समझना कहते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है अवचेतन मन और आदतें, अच्छी आदतों और चरित्र का निर्माण। हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। ये बात हमें अरस्तु ने कही थी। हम सभी सफल जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, मगर हमारी आदतें और माहौल हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। हमारा जन्म जीत के लिए हुआ है, मगर हम इस ढंग से ढल गए हैं कि हारना सीख लिया है। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं, उस आदमी की किस्मत अच्छी है, मिट्टी छूता है तो सोना बन जाती है, या फिर वह बदकिस्मत है, वह कुछ भी छुए मिट्टी हो जाता है। यह सच नहीं है। अगर आप जांचें परखें तो पाएंगे कि जाने या अनजाने सफल लोग अपने हर काम में सही कदम उठा रहे हैं, जबकि हारने वाले लोग बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। याद रखें, प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती, बल्कि सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को स्थायी बना देती है। कुछ लोग
अपनी गलतियों की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और वे उसी में पूर्णता हासिल कर लेते हैं। वे गलतियां करने में माहिर हो जाते हैं और गलतियां उनसे खुद ब खुद होने लगती है। पेशेवर लोग अपना काम आसानी से इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस काम में पूरी महारत हासिल कर ली होती है। बहुत से लोग काम सिर्फ तरक्की को दिमाग में रखकर करते हैं, लेकिन जिनकी अच्छा काम करने की आदत बन जाती है, तरक्की की असली हकदार वही हैं। किसी चीज की आदत डालना खेती करने के समान है। इसमें समय लगता है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अतः प्रेरणा एक व्यक्ति से काम शुरू कराती है। प्रेरणा उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से काम खुद ब खुद होता चला जाता है। संकट के समय में भी साहस दिखाना, लालच के सामने आत्म संयम दिखाना, दुख की घड़ी आने पर भी खुश रहना, निराशा सामने होने पर चरित्र दिखाना और बाधाओं में भी अवसर की तलाश करना, ये गुण सिर्फ संयोग या किस्मत से नहीं आते, बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से की गई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। कठिनाई के सामने आने पर हमारा व्यवहार हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक ही सकारात्मक या नकारात्मक होगा। हम छोटे छोटे कामों में यह सोचकर कायरता और बेईमानी दिखाते हैं कि जब बड़े काम करने होंगे तब उन्हें सही ढंग से करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमने अच्छे गुणों की प्रैक्टिस नहीं की होती। जब हम खुद को एक बार झूठ बोलने की छूट दे देते हैं तो अगली बार झूठ बोलना थोड़ा और आसान हो जाता है, तीसरी बार थोड़ा और, फिर यह एक आदत सी बन जाती है। सफलता की फिलॉसफी है कायम रहें और संयम रखें। जो काम करना चाहिए उसे करते रहो और जो काम नहीं करना चाहिए उससे तब तक बचते रहो जब तक उससे बचते रहना हमारी आदत नहीं बन जाती। इंसान की फितरत है कि वह दिमाग से कम और दिल से ज्यादा काम लेता है। ईमानदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा होते हैं। लंबे समय तक किए जाने वाला हर काम हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और आदत भी। ईमानदारी बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार झूठ बोलने पर पकड़ा जाता है, जबकि किसी ने झूठ बोलने की प्रैक्टिस की हो तो वह पहली बार सच बोलने पर पकड़ा जाता है। खुद से और दूसरों से ईमानदारी या बेईमानी बरतना दोनों ही आदतें बन जाती है। अब यह फैसला हमें करना है कि हम इनमें से किसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सोचने का तरीका भी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं। हम किसी आदत को महसूस करें उससे पहले ही वह हमें अपना चुकी होती है। किसी ने कहा है, हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं, काम से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। इसलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है लक्ष्य बनाएं। अपना लक्ष्य बनाना और हासिल करना। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, मैं पेड़, टहनियां, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूं। ऋषि ने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया तो दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर यह कला है जिसे सीखा जा सकता है। अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। कीप योर आइज अपॉन द गोल। 4 जुलाई 1952 को
फ्लोरेंस चैडविक कैटरीना चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वह इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी। सारी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थी। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डियों तक कपकपाने वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। वह किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसने अपने चश्मे से जब भी देखा उसे घना कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वह किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। उसने कहा, मैं बहाने नहीं बना रही हूं। अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं जरूर कामयाब हो जाती। 2 महीने बाद वह फिर वापस गई और उसने कैटरीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद उसने अपने लक्ष्य पर निगाह रखी और वह न केवल सफल रही बल्कि उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय से तोड़ा। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जो हमारी इस ऑडियो बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए एक बार इसे भी जान लेते हैं। नैतिक मूल्य और दूरंदेशी, सही काम सही वजह के लिए करना। हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी तो जानते ही हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जिस चीज को मैं छूं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोने का बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज को भी छुआ वह सोना बन गई। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बेटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ ना सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाला अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा, क्या वह हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है? राजा ने बताया कि वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मुझे मेरी बेटी लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहली, घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुखी मिलता है। दूसरी, कई बार इच्छा का पूरा होना न पूरे होने से बड़ा दुख बन जाता है। और तीसरी, फुटबॉल के खेल में तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, पर जिंदगी के खेल में
ना तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपने दुखों से मुक्ति पाने का मौका दोबारा ना मिल सके। तो दोस्तों, आज के साथ हमारी ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।